फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट फ्राइडे हमने स्मॉल कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स का डिटेल रिव्यू किया था। उसमें हमें ये पता चला था कि स्मॉल कैप कैटेगरी के ज़्यादातर फंड्स का रिटर्न्स काफ़ी अच्छा आया है। दैट्स वाई अगर उनका रिटर्न्स आप उनके बेंचमार्क से कंपेयर करें तो ज़्यादातर फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। लेकिन आज हम जिस कैटेगरी के टॉप फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे उस कैटेगरी में ऑल्दो नंबर ऑफ फंड्स तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन टॉप फंड्स वैसे फंड्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट किया है ओवर अ लॉन्ग होराइजन, वैसे फंड्स काफ़ी कम हैं। तो अगर आपने लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है या फिर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो इस वीडियो को आप डिटेल से देखें ताकि आप किसी भी अंडर परफॉर्मिंग फंड में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें। लाइक ऑल आवर प्रीवियस वीडियोस, इस वीडियो में भी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के टॉप फंड्स को सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया है वो सेम होगा। तो सबसे पहले हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है, और साथ ही वैसे फंड्स जिन्होंने अभी तक इवन 3 इयर्स कंप्लीट नहीं किया है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में फिलहाल 27 फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर आप लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के सारे फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। तो अगर आपने किसी भी लार्ज एंड मिड कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ हो तो आप उस फंड का डिटेल्स यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने उन सारे फंड्स को हाईलाइट किया है जिसे हम अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। वो फंड्स हैं बड़ौदा BNP परिवार लार्ज एंड मिड कैप फंड, BOI AXA लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड, HSBC लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी फंड, महिंद्रा मनुलाइफ टॉप 250 निवेश योजना, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, नावी लार्ज एंड मिड कैप फंड, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड यूनियन लार्ज एंड मिड कैप फंड। यहाँ पे मैं जिन भी फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहा हूँ उनके परफॉर्मेंस पे मैं किसी भी तरह का कमेंट नहीं कर रहा हूँ। इन फंड्स को मैं सिर्फ इसलिए रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये फंड्स रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं और इनका AUM फिलहाल काफ़ी छोटा है। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 19 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। आउट ऑफ दीज फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहे हैं। जब भी हम किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे एज कंपेयर टू इंडेक्स फंड हम ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट करे। और अगर कोई फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट नहीं कर पा रहा है तो वो फंड एक अंडर परफॉर्मिंग फंड होगा और हमें उस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर हम उन सारे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि 3 या 4 होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। मैंने उन सारे अंडर परफॉर्मिंग फंड्स को हाईलाइट किया है। ये फंड्स हैं DSP इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, फ्रैंकलिन इंडिया इक्विटी एडवांटेज फंड, HDFC लार्ज एंड मिड कैप फंड, IDFC कोर इक्विटी फंड, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, L&T लार्ज एंड मिड कैप फंड, निपॉन इंडिया विजन फंड, टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड UTI कोर इक्विटी फंड। नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 10 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। इन ऑल 10 फंड्स ने ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज ये ऑल 10 फंड्स अच्छे फंड्स हैं। अगर आपने इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में 27 फंड्स हैं जिन्होंने 1 ईयर कंप्लीट किया है, एंड आउट ऑफ दोज 27 फंड्स ओनली 10 स्कीम्स ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूअसली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। नाउ हमें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का
टॉप फंड सेलेक्ट करना है, उसके लिए आउट ऑफ दीज फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को 2% के मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहे हैं। सो आउट ऑफ दीज 10 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी एडवांटेज फंड, एडेलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड, ICICI Pru लार्ज एंड मिड कैप फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड, SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड। सो ऑल्दो हम इन 7 फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये ऑल 7 फंड्स अच्छे फंड्स हैं एंड आउट ऑफ दीज 7 फंड्स ऑल्सो एडेलवाइस लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड काफ़ी अच्छे फंड्स हैं। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ आवर टॉप 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स। ये फंड्स हैं एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। इन ऑल फंड्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। नाउ हम इन ऑल 3 लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का डिटेल रिव्यू करेंगे ताकि हम अपने इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड सेलेक्ट कर सकें। सबसे पहले हम इन ऑल 3 फंड्स का रिटर्न्स चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। उस समय लास्ट 1 ईयर में ये ऑल 3 फंड्स अपने बेंचमार्क से काफ़ी कम गिरे थे एंड आउट ऑफ दीज 3 फंड्स एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड सिर्फ गिरा था अबाउट 12%, जबकि इनका बेंचमार्क गिरा था ऑलमोस्ट 30%। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन बेस्ट था। नाम इन ऑल 3 फंड्स का कुछ बेसिक डिटेल्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चेक करेंगे। मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का इवन काफ़ी बड़ा है एट अबाउट 21,000 करोड़। इन ऑल 3 फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी लार्ज मिड कैप 250। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड्स मोस्टली अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज एंड मिड कैप के स्टॉक्स में करते हैं। अगर आप इन फंड्स के डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का एक्सपेंस रेशियो अच्छा है, जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है। नाम इन ऑल 3 फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर चेक करेंगे। केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है एट 31.73, जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग सबसे कम है एट 20.43 और साथ ही मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का एनुअल टर्नओवर भी काफ़ी ज़्यादा है एट 92%। किसी भी फंड के पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग एंड एनुअल टर्नओवर के कम या ज़्यादा होने से हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो फंड अच्छा है या ख़राब है। इन 2 पैरामीटर से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर फंड का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या है। केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है एट 31.73। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है एंड इन वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज का पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है, जबकि मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग कम है एट 20.43। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड वैल्यू स्टॉक्स में भी अच्छा एक्सपोजर लेता है। जब भी किसी भी फंड का एनुअल टर्नओवर कम होता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है और अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का ज़्यादा बाय एंड सेल नहीं करता है। और अगर किसी फंड का एनुअल टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो फंड अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में स्टॉक्स का काफ़ी ज़्यादा बाय एंड सेल करता है। नाउ हम इन ऑल 3 फंड्स का रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर्स चेक करेंगे। एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा कम है एज कम्पेयर टू अदर 2 फंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड रिलेटिवली कम वोलाटाइल होता है और रिस्क भी कम लेता है और साथ ही इस फंड का शार्प रेशियो एंड अल्फा भी काफ़ी ज़्यादा है। जब भी किसी भी फंड का शार्प रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, उसका मतलब ये हुआ कि उस फंड का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अच्छा है एंड ऑफ कोर्स किसी भी फंड का अल्फ़ा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अल्फ़ा का मतलब ये हुआ कि वो फंड अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है।
यहाँ पे केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का भी 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में अल्फा अच्छा है। नाउ इन ऑल 3 फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन चेक करेंगे। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने लार्ज एंड मिड कैप स्टॉक्स में ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज में इन्वेस्टमेंट किया है। इनफैक्ट इनका मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है एट 46.18%, जबकि केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड ने रिलेटिवली लार्ज कैप स्टॉक्स में बड़ा एक्सपोजर लिया है। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में मिड कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, तो आइडियली इस फंड को केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से ज़्यादा रिस्की होना चाहिए। लेकिन जब हम इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन एंड बीटा चेक करते हैं तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये फंड रिलेटिवली कम रिस्की है। इसका रीज़न ये है कि इस फंड ने अपने टोटल कॉर्पस का अबाउट 20% फॉरेन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट किया है और इस फॉरेन इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के कारण इस फंड का ओवरऑल पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, जिसके कारण इनका ओवरऑल रिस्क कम हो गया है। इन फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन को देखकर हमें यह भी पता चलता है कि इन फंड्स ने मिड कैप स्टॉक्स में काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है। तो अगर आप किसी भी लार्ज एंड मिड कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मिड कैप फंड्स में अपना एक्सपोजर कम रखना चाहिए। नाउ इन ऑल 3 फंड्स का सेक्टर एलोकेशन चेक करेंगे। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड ने जिन सेक्टर्स में अपना ज़्यादा एक्सपोजर लिया है वो सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, सर्विसेज, केमिकल एंड हेल्थ केयर। यहाँ पर अगर आप केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का सेक्टर एलोकेशन देखें तो इन दोनों का सेक्टर एलोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों ही फंड्स ने जिन 5 सेक्टर्स में अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट किया है वो ऑल 5 सेक्टर्स सेम हैं। ये सेक्टर्स हैं फाइनेंशियल, टेक, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर एंड एनर्जी। नाउ इन ऑल 3 फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं बजाज फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज, टाटा एलेक्सी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी एंड टोरेंट पावर। केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एसबीआई एंड बजाज फाइनेंस। एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के टॉप होल्डिंग्स हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक एंड एसबीआई। इन 3 फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो में भी आप देख सकते हैं कि केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड एंड मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के टॉप होल्डिंग्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जबकि एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड का स्टॉक पोर्टफोलियो अलग है। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड रिव्यू ये ऑल 3 फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे फंड्स हैं और फिलहाल ये ऑल 3 फंड्स अपना इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडियन इक्विटीज में ही कर रहे हैं। एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में जो भी नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो फिलहाल सिर्फ इंडियन इक्विटीज में हो रहा है और जब ये $7 बिलियन का लिमिट आरबीआई बढ़ाएगा तभी एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड फॉरेन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। एंड ऑफ कोर्स वैसे इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस सस्पेंशन से पहले एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया था उनका पैसा फॉरेन इक्विटीज में इन्वेस्टेड है। सो नाउ आउट ऑफ दीज 3 फंड्स हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड ज़्यादा सुटेबल होगा? तो अगर आपको एक ऐसा लार्ज एंड मिड कैप फंड चाहिए जिसमें मिड कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा हो तो आप एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और अगर आपको लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का एक ऐसा फंड चाहिए जो कि पूरी तरह से इंडियन इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करे और साथ ही उसमें मिड कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर थोड़ा कम हो, इन दैट केस आप मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड या केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटीज फंड को कंसिडर कर सकते हैं। इन दोनों फंड्स में आप कोई भी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इनका अगर आप सेक्टर एलोकेशन या स्टॉक पोर्टफोलियो देखें तो उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे वंस मोर आई एम रिपीटिंग कि अगर आपने किसी ऐसे फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया है जो कि सो कॉल्ड टॉप 2, टॉप 3 या टॉप 4 में नहीं आते हैं, लेकिन अगर वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बीट कर रहा है तो वो फंड एक अच्छा फंड है और हमें अपना इन्वेस्टमेंट वैसे फंड्स में कंटिन्यू रखना चाहिए।